हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो आज हम अपना जो म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन कंसंट्रेशन ऑफ द बकल डिलीवरी सिस्टम, इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो वर्ड हमको दिया गया है ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल सा आपको इस वर्ड को तोड़ देना है। ट्रांस म्यूकोसल एंड परमेबिलिटी, ट्रांस को अलग, ट्रांस का मतलब क्या जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। म्यूकोसल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो स्किन की ऊपरी लेयर, चाहे वो आपकी इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, ऊपरी लेयर में जो म्यूकस लेयर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसल। एंड परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को परमेट करके, इसका मतलब क्या है कि उसको कवर आउट करके उस तरफ निकल जाना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ तो सिंपल सा मान लीजिए कि आपके पास दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कोई फ्लूइड है और ये जो मेम्ब्रेन है आपकी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये वाला जो है ये ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे जा सकता है। लेकिन इन दैट कंडीशन अगर ये जो मेम्ब्रेन हमारी होगी ये अनपरमेबल होगी, मतलब इसको कोई भी परमेबल मतलब परमेट नहीं कर सकेगा, तो ये ड्रग हमारी यहाँ पे नहीं जा सकेगी। तो उसी को बोलते हैं क्या, परमेबिलिटी, मतलब परमिएशन, मतलब उसको क्रॉस करके दूसरे स्थान पर मूवमेंट कर जाना, दैट्स कॉल्ड ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। देखिए ट्रांस का मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, म्यूकोसल का मतलब कि हमारे जो म्यूकस लेयर होती है उसको ट्रांसफर मतलब वहां से मूवमेंट करके हमारे जो ड्रग एक्शन करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर या सिस्टमेटिक तरीके से अपना एक्शन देती है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द ओरल म्यूकोसा, मतलब सिंपल सा ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी का क्या है कि कोई भी ड्रग, मतलब किसी भी ड्रग के बारे में हम बात करें या किसी भी ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है और कहां से, आपके ओरल म्यूकोसा से, दैट्स कॉल्ड ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। ठीक, ये चीज आपको समझ में आएगी कि ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी होती क्या है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि ट्रांसपोर्ट करना ही इसका मेन उद्देश्य है, उसी प्रकार से ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी को अगर हम मेडिकली तौर पे देखें तो ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी रिफर्स टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सच ए ड्रग अक्रॉस दी ओरल म्यूकोसा, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कोई भी ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी हमारा ऐसा सब्सटेंस, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस है, वो हमारे ओरल म्यूकोसा को अक्रॉस कर जाएगा, दैट्स कॉल्ड ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। ठीक है ना। अब क्रॉस करने का मतलब मेन उद्देश्य क्या होता है इसका भी आप समझ। देखिए आपने सुना होगा कि जब हमारी ड्रग होती है वो परमिएट करके उसके बाद फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, देन अपना एक्शन शो करती है। उसी प्रकार से सेम अगर हम मान लीजिए कि नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट है, हमको हार्ट की एंजाइना की प्रॉब्लम की दिक्कत हो गई, तो हम क्या लेते हैं, सॉर्बिक एसिड लेते हैं, तो नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, निफेडिपिन हो गया, या आपका आइसोसॉर्बिटेट हो गया, ठीक है, उसको हम सीधा जुबान पर रखते हैं, लेकिन वो एक्ट हमारे हार्ट पे करती है। कैसे करती है, देखिए जैसे हमने उसको ओरल म्यूकोसा पे रखा या बकल मतलब बकल रीजन पे हमने रखा, तो ड्रग क्या होती है, गलनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उतना रैपिड होता है, इतना तेज होता है कि वो तुरंत जाकर के हमारे ब्लड में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ का क्या कहलाता है, ये ट्रांसपोर्ट ही है, मतलब हमने म्यूकोसल मतलब म्यूकोसा में लिया हमने ड्रग को, अब ये जो ड्रग है हमारी म्यूकोसा से ब्लड में ट्रांसफर हो गया, दैट्स कॉल्ड ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। अगर आपकी म्यूकोसल परमेबिलिटी अच्छी होगी तो जो ड्रग हमारी आसानी से वो ब्लड में चली जाएगी, अगर उसकी परमेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारे ब्लड में नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी, और इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है ना। तो ट्रांसम्यूकोसल जो परमेबिलिटी होती है ये एक यूनिक अप्रोच होता है जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि डिलीवरिंग द ड्रग सिस्टमिकली थ्रू द ओरल म्यूकोसा, मतलब ओरल म्यूकोसा के द्वारा सिस्टम की तरीके से, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से उस ड्रग का डिलीवर कर देना, दैट्स अंडरगो द ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। और एक क्या है, यूनिक अप्रोच है, और इसका उद्देश्य यही है कि सिस्टमिक तरीके से किसी भी ड्रग की डिलीवरी करा देना बाय द रूट ऑफ ओरल म्यूकोसा या म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के आधार पर। अब एक चीज और, इसके जो रूट है मतलब ट्रांसम्यूकोसल ड्रग ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स है वो 3 है। देखिए ये ऑलरेडी आपने कई जगह पे पढ़ चुका होगा, पिछली बार आपने बायो फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा था, उसके पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा था, उसके पहले आपने फार्मास्यूटिक्स में भी इसको पढ़ा होगा, आपने इसको फार्माकोलॉजी फर्स्ट में भी पढ़ा है, ठीक है ना। कौन कौन से रूट होते हैं, एक होता है ट्रांससेल्यूलर, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है पैरासेल्यूलर, ये ऑलरेडी। अब चाहे यहाँ पर अगर आपसे 10 नंबर में पूछता है तो सभी चीज़ों को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप ऑलरेडी जानते हैं इसलिए मैंने इसको आगे चल के डिफाइन नहीं किया है, बस मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताते चलूँगा। देखिए
अगर कोई भी ऐसी ड्रग जो कि लिपोलाइडल इन नेचर है, अगर उसका जो नेचर है वो लिपिडिक है, तो वो उसका जो रूट होगा मतलब ट्रांसपोर्ट का, वो क्या हो जाएगा, ट्रांस सेल्यूलर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। और ट्रांस सेल्यूलर रूट में आपको जानते हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है पैसिव प्रोसेस, एक होता है कैरियर मीडिएटेड। पैसिव प्रोसेस क्या होता है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसका मतलब क्या है, ब्राउनियन मोशन से मूवमेंट करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद नॉन स्पेसिफिक होता है और साथ ही साथ ये अनसैचुरेशन होता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है, इसमें भी तीन पार्ट होते हैं, एक होता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या कहता है कि ड्रग मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए ये चीज आपने ऑलरेडी जान रखी है, सीख रखी है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ड्रग आप लेते हैं, तो ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। आपने क्या लिया कि आपने कोई भी ड्रग लिया, तो वो ड्रग पहले आपके कहाँ जाएगी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब ईसीएफ में जाएगी, उसके बाद आईसीएफ में जाएगी मतलब इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में तब जाएगी। तो अब ड्रग का जो अमाउंट यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ये ड्रग क्या करेगी, अपने आप को परमेट करेगी इस मेम्ब्रेन से, उसके बाद जाकर के यहाँ पे ये क्या करेंगी, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, देन अपना एक्शन शो करेगी। तो ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अंटिल द इक्विलिब्रियम, दैट्स कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है। पोर्ट ट्रांसपोर्ट में सिंपल सा यही होता है, हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन ही होता है। बट इसमें क्या होता है कि एक कैरियर होता है, वो कैरियर प्रोटीन के बने होते हैं। वो प्रोटीन क्या करते हैं, सिंपल से इस ड्रग को लेते हैं और उस ड्रग को लेने के बाद क्या कर देते हैं, ये जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन ड्रग को लेगा, ड्रग को लेने के बाद दोनों आपस में मिक्स होंगे, उसके बाद इसको क्रॉस कर जाएगा और यहाँ पे प्रोटीन आपका ड्रग आएगा, प्रोटीन यहाँ से इसको सेपरेट आउट कर देगा, ड्रग आपके सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में ये चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये ड्रग का एक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आयन पेयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो हमारी मतलब जो ड्रग होगी, वो ड्रग का नेचर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर उस ड्रग का नेचर पॉजिटिव होगा तो वो जाकर के हमारे जो ईसीएफ में जो ईसीएफ में कुछ हमारे मटेरियल का नेगेटिव, वो आपस में दोनों में जाकर के रिएक्शन करेंगे, देन वो जो मेम्ब्रेन होगी, बैरियर होगा, उसको क्रॉस कर जाएंगे, देन वहां पे जाकर के फिर प्लस माइनस में टूटेंगे और ड्रग अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। ये हमारे पैसे प्रोसेस में होते हैं। उसके बाद कैरियर मीडिएटेड, सिंपल सा बात समझिए, कैरियर मीडिएटेड मतलब इसमें किसी कैरियर की जरूरत पड़ती होगी। इसमें एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जस्ट अपोजिट होता है पैसिव डिफ्यूजन का। इसमें जो मूवमेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है, सैचुरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसका मतलब समझ लीजिए आप कि मान लीजिए कि ये आपका ईसीएफ का पार्ट है, ये ब्लड का पार्ट है, तो यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक, और यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो जब तक ये पूरा खाली नहीं रहेगा, मतलब जहां तक यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तब तक ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। इसलिए इसको बोला गया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। और फैसिलिटेड में क्या होता है कि बस इसको एक रूट दे दिया जाता है, बाकी का बाकी सब कुछ इसी प्रकार से होता है, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस भी आप जानते हैं कि इंडोसाइटोसिस में होता क्या है कि जो हमारी ड्रग होगी, कोई भी ड्रग होगी, वो ड्रग ऐसी ड्रग है, ये हमारी सेल है, ये पहले जाकर के इस पे इंगल्फ करेंगी। इंगल्फ का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसको पेनिट्रेट करेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा लास्ट पोजीशन पे, ये जो ड्रग होगी हमारे इनसाइड द सेल चली जाएगी। इसी को बोलेंगे ये ट्रांसपोर्ट हो गई, दैट्स कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस में भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे पिंकोसाइटोसिस वगैरह होती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी हमारी किस में आती है, इंडोसाइटोसिस में आती है, ठीक है ना। ये चीज हो गई आपकी इंडोसाइटोसिस। तीसरी चीज आती है पैरासेल्युलर रूट। अब अगर हमारा ड्रग का नेचर जो होगा वो एक्वस होगा, तो वो क्या करेंगे, एक्वस पोर परमेबिलिटी शो करेंगे। वो किसके द्वारा हमारे ट्रांसपोर्ट होंगे, पैरासेल्युलर रूट के द्वारा। इसमें क्या होता है, पर एब्जॉर्प्शन होता है एंड टाइट जंक्शन होता है। पर एब्जॉर्प्शन में फिर से एब्जॉर्प्शन करते हैं, और टाइट जंक्शन में क्या होता है कि हमारे जो टिश्यू होते हैं दोनों तरफ के, वहां पे एक जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन। देखिए टाइट जंक्शन का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके ब्रेन के जो होता है वो टाइट जंक्शन होता है। वहां पे कोई भी ड्रग, मतलब जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, वहां पे कोई भी ड्रग इजीली पास आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, टाइट होता है, टाइट जंक्शन होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा पैरासेल्युलर रूट में जो टाइट जंक्शन होता है उसके माध्यम से ड्रग ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक। तो ये था बेसिक सी चीज़ें। अगर आपको लिखना हो तो इसके ऊपर आप काफ़ी 4-5 पेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एक मतलब एज ए एग्जाम्पल के तौर पे एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया कि एक्चुअल में क्या होते हैं, और इसी के बेसिस पे अगर आपको ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी के बारे में लिखना हो तो आसानी से आप 2-3 पेज यहाँ पे लिख ले जाएंगे, ठीक है ना।
उसके बाद कुछ हमारे पैरामीटर होते हैं ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी के। देखिए पैरामीटर हर एक चीज़ के होते हैं, तो ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी के भी हो गए। पहला पैरामीटर क्या है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट। देखिए डिफ्यूजन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो किस रेट से हमारे ECF टू ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है। मतलब अगर हम ओरल म्यूकोसा की बात करें तो मान लीजिए कि हमारी कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये हमारी क्या है? म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। अब हमने ड्रग को इनटेक किया इस रूट से, अब इस ड्रग की क्या रेट होगी कि ये इस ओरल म्यूकोसा मतलब म्यूकस लेयर को भेद कर ड्रग को ट्रांसपोर्ट करे इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन या एट द स्पेसिफिक साइड ऑफ द एक्शन, दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन कोफिशिएंट। मतलब ड्रग की जो रेट होगी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की, इसी को क्या बोलेंगे आप? डिफ्यूजन कोफिशिएंट। उसके बाद पार्टीशन कोफिशिएंट, इसका मतलब क्या है कि ड्रग का कितना अमाउंट आपके वाटर फेज में डिजॉल्व होगा और कितना अमाउंट आपके ऑयली फेज में डिजॉल्व होगा, दैट्स कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट। उसके बाद थिकनेस ऑफ द टिश्यू। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ द टिश्यू की, तो जितना ज़्यादा आपकी टिश्यू की थिकनेस होगी उतना कम आपका क्या होगा? ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई लेयर इतनी पतली है तो इससे आसानी से क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन अभी इसी लेयर को हम इतनी मोटी बना दें तो क्या इसे इजीली पास आउट हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा टिश्यू की जो थिकनेस होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी के लिए। ये भी क्या है? एक स्पेसिफिक इसके पैरामीटर्स हैं। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, मतलब कितने कंसंट्रेशन में आप ड्रग दे रहे हैं। पहली बात, अगर हमको जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में देना होता है लोकल, तो उसका हमने आपको ऑलरेडी, जब मैं आपको म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बताया था तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि यहाँ पे जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है वो हाई अमाउंट में पहुँचती है, जहाँ पर मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इतनी अमाउंट की जो ड्रग होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी या इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इसमें जितना अमाउंट में आप ड्रग देंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो ड्रग होगी वो एट द स्पेसिफिक साइट ऑफ द एक्शन पे जाने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो वो ड्रग की कंसंट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल होती है, पैरामीटर्स भी हैं इसके। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग डिलीवरी, मतलब कहने का क्या है कि किस ड्यूरेशन में आप उस ड्रग को दे रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें ट्रांसम्यूकोसल, जैसे आपने निफेडिपिन दी तो आप कितने ड्यूरेशन पे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितनी ड्यूरेशन पे दे रहे, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एक ट्रांसम्यूकोसल परमेबल ड्रग के लिए। उसके बाद सरफेस एरिया तो आप जानते हैं कि क्या है, सिंपल सा अभी हमने वेटिंग थ्योरी पढ़ी थी जहां पर हमने ये देखा था कि जितना कम एंगल होगा उतना अच्छा उसका क्या हो जाएगा? परमिएशन होगा। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना कम हमारा क्या जाएगा? परमिएशन होगा। उसी प्रकार से सरफेस एरिया भी देख लीजिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। अब जितना ज़्यादा एंगल बनेगा उतना कम आपका क्या हो जाएगा? वहाँ पर ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये सारे पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब हम अपने ड्रग की फार्मूलेशन करते हैं, उसको बनाते हैं, तब के लिए इतने जो टॉपिक्स होंगे ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर्ड करने पड़ेंगे किसी भी फार्मूलेशन को बनाने से पहले, ठीक है ना, किसी भी ट्रांसम्यूकोसल परमेबल ड्रग को बनाने से पहले। अब ट्रांसम्यूकोसल परमेशन ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वो पैरासेल्युलर रूट से होंगे, और ऐसे ड्रग जो कि लिपॉइडल होंगे वो हमारे किससे? ट्रांससेल्युलर रूट से होंगे। देयर आर सम मेथड, कुछ ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हम परमेशन ऑफ द ड्रग कैन बी इम्प्रूव, मतलब उसके द्वारा हम उसको इम्प्रूव कर सकेंगे, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से मेथड है इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला क्या है? यूज ऑफ द प्रो ड्रग, मतलब हम प्रो ड्रग का यूज करके हम और जो परमेबिलिटी उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने पिछले बार मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया भी था प्रो ड्रग क्या होते हैं, ठीक है ना। बायोलॉजिकल इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल डिग्रेडेशन होने पर अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डोपामीन वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे हम प्रो ड्रग का यूज करके अपनी जो ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी उसको इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी एंजाइम इनिबिटर, अभी देखिए इसका रोल क्या है। देखिए कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि हमारी ड्रग के, क्योंकि हम लोकली उसको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि म्यूकोसल में हम दे रहे हैं, मतलब अपने बकल कैविटी में हम दे रहे हैं कोई ड्रग, ठीक है ना। तो हमारे मुंह के अंदर कुछ लार्वा निकलता है, एंजाइम्स निकलते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ड्रग को इरिटेट करने के लिए, डिग्रेडेट करने के लिए। अब अगर हम कोई एंजाइम इनहिबिटर दे दें कि उस ड्रग के ऊपर हमारे माउथ तक कोई भी एंजाइम उस पर इफेक्ट ना करें, तो वो ड्रग हमारा क्या जाएगा? सेफ रहेगी, और जितना ज़्यादा सेफ रहेगी उतनी तेज हमको एक्शन देगी। तो हम किसी एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का यूज कर दें जो कि एंजाइम को इनहिबिट कर सके।
डिलीवरी सिस्टम, हम किस टाइप के डिलीवरी सिस्टम का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी इन्वॉल्व है कि हम उसको मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फिजिकल मेथड, मतलब फिजिकल मेथड की उसके प्रिपरेशन वगैरह देख के, उसके जो भी कंटेंट वगैरह है उसको एकदम प्रॉपरली सब कुछ बना के इन सब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो ड्रग है, ट्रांसम्यूकोसल जो ड्रग है उसको, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ कि कैसे डिफ्यूजन लेयर के द्वारा हमारी जो ड्रग होती है वो परमेट करते हैं। देखिए ये डिफ्यूजन लेयर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ड्रग लिए, पहले ड्रग कहाँ गए, ट्रांससेल्युलर रूट पे गए, क्योंकि हमारा जो लेयर होता है लिपोइडल लेयर होता है, लेकिन उससे पहले हमारा क्या होता है, सिंपल सा वहाँ पे कुछ वाटरी लेवल होता है, ठीक है ना। तो जिसके लिए हमारा क्या ट्रांससेल्युलर रूट हमारा वहाँ पे क्या जाएगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। जब ट्रांससेल्युलर हमारी चली आएगी उसके बाद धीरे धीरे हमारे मतलब परमेशन करके हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने से वो पहले पैरासेल्युलर रोड पे आएगी, उसके बाद हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था क्या आपका ट्रांसम्यूकोसल परमेबिलिटी। अब आपका जो दूसरा टॉपिक आता है फार्मूलेशन कंसिडरेशन ऑफ द बकल डिलीवरी सिस्टम। देखिए इसमें मैं आपको दो चीज़ एक ही में कंबाइन करके बताऊंगा कि आप ड्यूरेशन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गई, उसकी फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को इसके बेसिस पे, और साथ ही साथ में जो उसकी अदर प्रॉपर्टी जो कि जैसे बायो एडिसिव पॉलीमर वगैरह, मतलब मेम्ब्रेन वगैरह के आधार पे, इसके बारे में भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्योंकि कंसीडर का मतलब ही क्या होता है कि बकल डिलीवरी सिस्टम की ड्रग को बनाने से पहले जितने भी एसेंशियल फैक्टर हैं उनके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला क्या है, देखिए बकल डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, बीडीएस मतलब बकल डिलीवरी सिस्टम रिफर्स टू द डिलीवरी ऑफ द ड्रग थ्रू और विद इन बकल म्यूकोसा, मतलब बकल म्यूकोसा के द्वारा या उसके अंदर हम ड्रग को डिलीवर कराते हैं टू अफेक्ट द लोकल और सिस्टमिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन दैट्स कॉल्ड बकल डिलीवरी सिस्टम, ठीक है ना। ओरल म्यूकोसा इटसेल्फ एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर द टॉक्सिन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे ओरल म्यूकोसा होते हैं ये इटसेल्फ काम करते हैं क्या, एज अ फिजिकल बैरियर, कि किसी प्रकार का जो टॉक्सिन्स है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जाकर अटैक ना कर सके या परमिएट ना कर सके और हमारी बॉडी को वो क्या करे, सेफ रख सके। तो ओरल म्यूकोसा का एक काम ये भी हो गया, समझ में आ गया कि वो सेल्फ तरीके से फिजिकल बैरियर के तरीके से काम करती है, किसके लिए, टॉक्सिन्स के लिए एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। अब कुछ फॉलोइंग एस्पेक्ट है जिसको हमको कंसीडर करना होगा किसी भी ड्रग डिलीवरी से, मतलब बकल डिलीवरी सिस्टम की ड्रग को बनाने से पहले। पहला क्या है, पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। देखिए सर्टन डिजीज कंडीशन, मतलब कुछ डिजीज की कंडीशन ऐसी होती है जो कि हमारी एपिथेलियम की जो लेयर होती है, जहाँ पर हमारी म्यूकोसा लेयर होती है, उसकी थिकनेस को अल्टर कर देंगे। अब देखिए थिकनेस अल्टर करने के पीछे दो तीन चीज हो सकता है, या तो थिक हो जाएगा मतलब ज़्यादा थिक हो जाएगा, या कम थिक हो जाएगा मतलब थिन हो जाएगा, या अल्सरेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन सब की कंडीशन में अगर आपका एपिथेलियम थिक हुआ तो इसका मतलब क्या है, ड्रग का जो परमिशन होगा वो कम होगा। अगर आपकी एपिथेलियल सेल थिन हो गई तो इसका मतलब क्या है, जो ड्रग का परमिशन होगा बहुत तेजी से होगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो, अपने जिस तरीके से वो नॉर्मल रेंज में रहता है उतनी ही नॉर्मल रेंज में रहे, तभी वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है अल्सरेटिव कंडीशन हो सकती है। तो अल्सरेटिव कंडीशन में आपने देखा माउथ अल्सर ही आप ले लीजिए, अगर माउथ अल्सर हो रखा है आपको तब भी ये हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आएगी, जिसका रिजल्ट क्या हो सकता है, अल्टरेशन ऑफ द म्यूकोसल बैरियर प्रॉपर्टी व्हिच आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द परमेबिलिटी, जो कि उसकी परमेबिलिटी को या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा। अगर इंक्रीज करता है तब हमको रैपिड एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर परमेबिलिटी डिक्रीज होता है तो हमको उसका इफेक्ट देर में लगेगा। अब पता चला कोई हमारा इसका हार्ट अटैक का मरीज आया, हमको उसको सॉर्बिट्रेट देना है और हमारा उसको कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसकी जो म्यूकोसल लेयर है वो थिक हो गई है तो उसकी परमेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। पता लगा कि जब तक वो हमारा परमेबल का अंदर जाना चाहता तब तक टाइफाइड हो गए। तो ये भी हमको एक कंसीडर करनी चाहिए कि जब हम बकल डिलीवरी सिस्टम बनाएं तो ऐसा बनाएं कि जो हमारी एपिथेलियल की लेयर है वो चाहे थिक हो चाहे थिन हो, उसको जिस प्रकार से अपना परमिएशन करना है वो अपना परमिएशन करे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक एज रेजिस्टेंट टाइम हो गया, लोकल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग हो गया। ये भी हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए उसका जो रेजिस्टेंस टाइम हो सकता है और जो लोकल कंसंट्रेशन होता है ड्रग की, वो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट आउट करने के लिए, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है, फार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक। फार्मास्यूटिकल कैरेक्टरिस्टिक में जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर हो गया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कोई ड्रग ले रहे हैं, उस ड्रग का जैसे स्वाद अच्छा नहीं है या उसमें कुछ ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं कि जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को आपको कंसिडर करना होगा।
ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब ही क्या हुआ कि उसका शेप, साइज, उसका ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, ये सब आपको देखनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कोई भी ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो भी आपने जस्ट देखा कि लिपॉइडल भी आपने देखा और आपने एक्वस का भी देखा, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि जो ड्रग है वो हमारी किस नेचर की है। अगर वो सिंपल सी बात करें, वो ड्रग हमारी क्या है, एक्वा सोल्यूबल है। क्योंकि हमारा मतलब स्किन है तो स्किन पे लिपोइडल मेम्ब्रेन होती है, तो अगर हमने कोई ड्रग ऐसी बनाई जिसका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो गया, तो क्या हमारी स्किन को परमिट करके वो जा सकेगी, नहीं जा सकेगी। इसलिए ड्रग का जो नेचर होगा उसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने से पहले उसके नेचर की हम बाकायदा इवैल्यूएशन करेंगे। फार्मास्यूटिकल फैक्टर सच एज पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड ड्रग रिलीज आल्सो बी कंसीडर्ड, मतलब जो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स हो गए और जो हमारे पेनिट्रेशन जो फैक्टर्स होंगे उसको और ड्रग रिलीज को भी हम क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे किसी भी बकल डिलीवरी सिस्टम की ड्रग को बनाने से पहले। उसके बाद आपका चौथा आता है फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे साइज ऑफ द बकल डिवाइस, मतलब जो आपकी बकल डिवाइस है उसका साइज कितना है, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप अपने उसको रख ही नहीं पाएंगे बकल कैविटी में, इसलिए उसका जो साइज होगा उसको आप मिनिमम टू मिनिमम ही रखना है। एंड ड्रग टू बी इंट्रोड्यूस इनटू इट शुड बी वेरी स्मॉल सिंस द बकल म्यूकोसा पॉजिटिव लिमिटेड सरफेस एरिया। देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि इसका जो साइज होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे बकल म्यूकोसा का जो सरफेस एरिया होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। अगर आप वहाँ पे बड़ी दवा दे देंगे, बड़ी साइज की दे देंगे, तो वहाँ पे बड़ा साइज होने के वजह से वहाँ पे तुरंत वहाँ पर रैपिड एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तुरंत ही वो परमिएट नहीं होगा। तो इसलिए हमको स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स हमें अपने ड्रग के यूज करने पड़ेंगे बकल म्यूकोसा के लिए, ठीक है ना। सलाइवा मतलब जो सलाइवा होते हैं वो पॉजिटिव करते हैं, जैसे फॉस्फेटेज हो गया, एमाइलेज हो गया, एस्टेज हो गया, जो कि क्या करते हैं, ड्रग को डिग्रेडेट कर देते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको जस्ट अभी इसके विषय में बताया था जब हम ट्रांसम्यूकोसल परमिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी जो ड्रग है वो जब हमारे मतलब मुंह के एंजाइम के साथ में रिएक्शन करेगी तो अपने को डिग्रेडेट भी कर सकेगी, इसलिए उसको हमको एक खास प्रकार से फॉर्मुलेट करना होगा, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद कुछ अदर्स फैक्टर्स हैं, कुछ अदर्स हमारे कंसीडरेशन है जिसको हमको बकल डिलीवरी सिस्टम को बनाने से पहले, उस ड्रग को बनाने से पहले उसको कंसीडर करना होगा। जैसे ड्रग सब्सटेंस हो गए, एडिसिव्स हो गए, बायो एडिसिव पॉलीमर हो गए, बेकिंग मेम्ब्रेन हो गए एंड पेनिट्रेशन इनहिबिशन। देखिए ये दोनों चीज़ आप दो चीज़ में से एक भी ले सकते हैं और चाहे दोनों चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ को अच्छे तरीके से रखते हैं तो ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। कैसे अलग चीज़ है अभी आपको समझ में आ गया। देखिए ड्रग सब्सटेंस, पहले आपकी हेडिंग क्या होगी, ड्रग सब्सटेंस। तो किसी भी फार्मूलेशन को बनाने से पहले ये हमको डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको किस प्रकार का डोसेज फॉर्म हमको उसको देना है। जैसे रैपिड रिलीज, जैसे निफेडिपिन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, आइसोसॉर्बिक एसिड हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब रैपिड रिलीज होकर रैपिड एक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये देखना होगा कि हमको जो ड्रग का फार्मूलेशन कर रहे हैं उसको हमको किस हिसाब से बनाना है, मतलब हमको क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रैपिड रिलीज की है या प्रोलॉन्ग रिलीज है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि म्यूकोसा में लगाई जाती है, जैसे टिथ पेन होता है तो उसमें आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो एनेस्थीसिया क्या तुरंत रिलीज हो जाता है, तुरंत रिलीज नहीं होता, वो धीरे धीरे रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। किस पे, लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिलता है उसके ऊपर। दी ड्रग है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मतलब जो ड्रग है उसको उसके मतलब ड्रग सब्सटेंस के अंदर जो ड्रग की प्रॉपर्टीज होती हैं क्या क्या। देखिए पहला क्या देखें, कन्वेंशनल सिंगल डोज ऑफ द ड्रग शुड बी स्मॉल। अभी मैंने आपको जस्ट बताया फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में कि जो ड्रग का सिंगल डोज होगा वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। 2 से 8 घंटे ऑफ द हाफ लाइफ होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ड्रग का यूज मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं कि उसको आपको किस रूट से देना है, बकल डिलीवरी सिस्टम से देना है, तो उसकी हाफ लाइफ कम से कम 2 से 8 घंटे होनी चाहिए। ये आपके लिए सेलेक्टेड होगा, आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो भी ड्रग बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता है बायो एडेसिव पॉलीमर, ठीक है ना। बायो एडेसिव पॉलीमर कहने का मतलब क्या है कि आप पॉलीमर के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉलीमर होता क्या है, पॉलीमर ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे हमारे इनर्ट मटेरियल होते हैं जिसका यूज करते हैं हम किसी भी ड्रग को उसके ऊपर लेयर बनाने की, जिससे कि आपको वो इजीली इनटेक कर सके। अब बायो एडेसिव पॉलीमर का देखिए, बायो एडेसिव मतलब जो हम बायो का मतलब मेम्ब्रेन, एडेसिव का मतलब चिपक जाना और पॉलीमर का मतलब जो कि लेयर बनाता हो। तो जो हमारी पॉलीमर का जो नेचर होना चाहिए वो बायो एडेसिव नेचर होना चाहिए। तो बायो एडेसिव पॉलीमर प्ले ए मेजर रोल इन द बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हैंस इट शुड बी कंसिडर्ड एट इनिशियल फेज। देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में होगा कि बायो एडेसिव पॉलीमर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इस ड्रग सिस्टम के अंदर। देखिए पॉलीमर ही इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए
लीजिए कि आपने कोई ऐसा पॉलीमर यूज कर लिया जो कि आपके मतलब म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे एडेसिव नहीं हो रहा, मतलब चिपक नहीं रहा है, तो क्या करेंगे आप, आपको ड्रग का एक्शन देखने को मिलेगा, कतई देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको किसी भी पॉलीमर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको प्री इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि जो वो उसका क्या नेचर है, क्या वो बायो एडेसिव है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसके आधार पे हम इनिशियल फेज में जैसे सिलेक्शन ऑफ द डोसेज फॉर्म, हम डोसेज फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे एंड जो पॉलीमर होगा उससे कैरेक्टराइजेशन को भी देखेंगे कि वो चिपक रहा है, ड्रग के साथ कॉन्टामिनेशन तो नहीं कर रहा है, इनकॉम्पेटिबिलिटी तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इन सबको हम कंसीडर करेंगे किसी भी बकल डिलीवरी सिस्टम को डोसेज फॉर्म को बनाने से पहले। एंड द रेट ऑफ ड्रग रिलीज डिपेंड ऑन द पॉलीमर। और आप जानते हैं कि जो पॉलीमर होता है ये सिंपली से एक मेजर रोल मतलब निभाता है किसी भी ड्रग के सब्सटेंस को रिलीज आउट करने में। अब पॉलीमर का ये जो पॉलीमर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिलीज के लिए, ठीक है ना। अब आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर, मतलब जो पॉलीमर्स हैं उनकी क्या क्या आपकी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या आपकी आइडियल प्रॉपर्टीज है, पहला क्या है, शुड बी इनर्ट होना चाहिए, उसका मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होना चाहिए, इनकॉम्पिटेबल विद इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और आपके जो इन्वायरमेंटल है और जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है दोनों से कॉम्पिटेबल हो। ऐसा ना हो कि वो जैसे इन्वायरमेंटल में आ जाए तो ऑक्सीडेशन कर जाए या डिग्रेडेट होने लगे, या आपके जैसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जाए वो उससे कॉन्टामिनेशन कर दे, वहाँ पे डिग्रेडेट आउट होने लगे, जिसके वजह से जो आपकी ड्रग है वो टोटली वहाँ से एब्सेंट हो जाए, ठीक है ना। शुड बी नॉन टॉक्सिक, मतलब नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एंड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, और वो स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। अगर वो कोवेलेंट बनाता है बॉन्ड तो आसानी से टूटेगा नहीं, अगर नॉन कोवेलेंट बनाता है तो आसानी से वो टूट जाएगा, तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड नारो डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए और उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज और क्या होनी चाहिए पॉलीमर की, कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से देखिए अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो उसका, अगर आप एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझिए कि किसी भी चीज़ का वेट ज़्यादा होने पे उसके मूवमेंट में कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हल्के वेट से जो भारी वेट वाले होते हैं उनका मूवमेंट कम होता है। उसी प्रकार से अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, नैरो ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर तक वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है आपका, बैकिंग मेम्ब्रेन। तो बैकिंग मेम्ब्रेन होता क्या है, बैकिंग मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पैच व्हिच प्रोटेक्ट द फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग द वियर पीरियड। देखिए अब इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि कोई भी आपकी ये ड्रग है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे समझिए आप कि मान लीजिए कि आपकी कोई ड्रग है, ठीक है ना। अब ड्रग के ऊपर आपने क्या की है, पॉलीमर की कोटिंग की है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पैच, मतलब जो ये पैच है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब ये जो बाहर की जो लेयर है इसके बारे में बता रहा है कि इसी को बोलते हैं क्या है, बैकिंग मेम्ब्रेन, जो प्रोटेक्ट करता है फॉर्मुलेशन को ड्यूरिंग द वियर पीरियड। वियर पीरियड का मतलब क्या है कि इसका जैसे हम कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं या अपनी जीभ के नीचे रख रहे हैं या बकल कैविटी में इंटेक कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि जो इसके अंदर वियर एंड टियर आपने पढ़ा होगा कि जिसके जैसे इसमें क्या जाता है, फ्रिक्सेशंस आ जाते हैं, उसके बाद क्या जाता है इसमें वेट वेरिएशन वगैरह हो जाते हैं, तो उसको ये क्या करता है, ये कंट्रोल किए रहता है, ठीक है ना। एंड द मटेरियल यूज्ड एट बैकिंग मेम्ब्रेन शुड बी इनर्ट होना चाहिए एंड इम्परमेबल होना चाहिए टू द ड्रग, मतलब ड्रग के इम्परमेबल, ऐसा ना कि परमेबल कर जाए तो उसके बाहर निकल जाए, उसके अंदर चला जाए। एंड पेनिट्रेशन इन्हेंसर होना चाहिए कि वो अपने जो ट्रांसम्यूकोसल है उसको पेनिट्रेशन को वो क्या करे, इन्हेंस करे। दूसरी चीज़ क्या है, मटेरियल यूज है बैकिंग में, जैसे कार्बोपोल हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, कार्बोक्सी मेथाइल सेल्यूलोज हो गया, ये सब एज अ यूज किया जाता है बेकिंग एजेंट, ठीक है ना। उसके बाद आपका फोर्थ आता है पेनिट्रेशन इन्हेंसर। पेनिट्रेशन इन्हेंसर से सीधा सा मतलब है कि ऐसे एजेंट जो कि जो ड्रग हमारी है बकल कैविटी की जो ड्रग है उनके जो पेनिट्रेशन पावर है उसको इन्हेंस कर दे, बढ़ा दे, जिसकी वजह से वो आपके बॉडी के अंदर बहुत तेजी से अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट करे थे। इफेक्टिव इन डिलीवरिंग हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड एंड एक्सिबिट लो बकल एब्जॉर्प्शन रेट। देखिए पहली बात क्या, अगर हाई मोलिकुलर वेट के कंपाउंड है तो सिंपल सी बात है कि उसका एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो स्लो ही होगा, ठीक है ना। कॉमनली यूज्ड पेनिट्रेशन इनहेंसर लाइक जैसे सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया जो कि आपका डिटर्जेंट भी होता है, पॉलीसॉर्बेट 18 एजोन, ये सारे क्या है आपका एज ए डिटर्जेंट या एमल्सिफाइंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं। फिफ्थ आता है आपका बायो एडेसिव। देखिए बायो एडेसिव का सिंपल सी मतलब ही क्या होता है कि जो आपके बायो मेम्ब्रेन मतलब लिविंग मेम्ब्रेन में जाकर के चिपक जाए, तो बायो एडिसिव आर द सब्सटेंस दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद द बायोलॉजिकल मटेरियल, मतलब हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल मटेरियल से जाकर के इंटरेक्ट करे एंड बीइंग रिटेन्ड ऑन देम, और वहां पर वो अपना रिटेन्ड कर दे, मतलब सिंपल सा अपना वाश कर ले, अपना बसेरा बना ले। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम आर्जिनेट हो गया, कार्बोमर्स हो गया, जिलेटिन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद इसकी कुछ आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, शुड नॉट प्रोड्यूस एनी रेजिड्यू ऑन म्यूकोसल लेयर, मतलब कहने का क्या है कि ऐसा
ना हो कि कोई रेजिड्यू बच जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लकड़ी जलाने पर कोयला मिलता है, कोयला जलाने पर राख मिलती है। तो उसी प्रकार से अगर आप कोई भी ड्रग का यूज करें तो उसका कोई भी राख तक का कोई भी रेजिड्यू आपको नहीं मिलना चाहिए ना, नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। शुड बी इनर्ट एंड कंपेटेबल विद द बायोलॉजिकल मेमोरी, इनर्ट होना चाहिए और आपके बायोलॉजिकल मेमोरी से कंपेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकम्पेटिबिलिटी शो करे या वहाँ पे कुछ इरिटेशन वगैरह कॉज कर दे। शुड अधेयर टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन पे अधेयर हो जाना चाहिए। एंड फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड विद म्यूसिन, और म्यूसिन के साथ एक स्ट्रॉन्ग नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म करना चाहिए। तो ये था आपका ट्रांसम्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड फार्मूलेशन कंसिडरेशन ऑफ द बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस के फर्स्ट लेक्चर के साथ। टोटल देखिए फार्मेसी प्रैक्टिस का सिलेबस मैंने बांट दिया है। जब मैं उसको स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे उसमें वीडियोज बनेंगे और कैसे कैसे आपको वहाँ पे समझना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।